अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 आज हमने लेना है चैप्टर नंबर 4 का ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एसिड्स और उन एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन का पाया जाना नागुज़ीर है, यानी ऐसे एसिड्स नाइट्रोजन के जिनमें ऑक्सीजन लाजमी मौजूद हो, ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। एसिड इसलिए हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करने की सलाहियत रखते हैं और नाइट्रोजन की चूँकि मौजूदगी है लिहाजा नाइट्रोजन के एसिड्स हैं, और ऑक्सीजन भी इनमें प्रेजेंट है लिहाजा ये ऑक्सी एसिड्स हुए। HNO2 इसका नाम है नाइट्रस एसिड। हमें इसके स्ट्रक्चर से भी फेमिलियर होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, और दूसरा बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाती है फर्दर एक ऑक्सीजन के साथ। हम इस बात से फेमिलियर हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो लोन पेयर होंगे और जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसने 2 बॉन्ड्स अलहदा अलहदा बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास चूँकि कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो उसने ये सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो राइट साइड पे ऊपर की जानिब ऑक्सीजन है इसके साथ शेयरिंग कर ली। एक लोन पेयर इसके पास अभी मौजूद है जो, और ये लोन पेयर इसके पास वैसा ही रहेगा क्योंकि इसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिलाने की। और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन्स और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं और हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट है। दूसरा ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का हमारे पास है HNO3। इनके नाम में डिफरेंस होना चाहिए, तो इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। उर्दू के अंदर हम इसको शोरे का तेज़ाब भी कहते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं मॉलिक्यूल आपको समझा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन के साथ और दूसरी जानिब नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन फर्दर डबल बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ। और इसके पास जो लोन पेयर है आप नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर में देखें लेफ़्ट साइड पे, जो इसके ऊपर लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर एक और ऑक्सीजन को देने की ये सलाहियत रखती है, और इसने अपना ये लोन पेयर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया। और जो सेंट्रल ऑक्सीजन है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, इसके जो लोन पेयर हैं वो भी आपके सामने शो हो गए। नाइट्रोजन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है और एरो साइन जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस पे ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज विल अपीयर, मुलाहजा कर सकते हैं। अब हम आते हैं नाइट्रस एसिड की डिटेल की जानिब, जिसको आज हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन। हमारे सिलेबस के अंदर इसके 2 प्रिपरेटिव मेथड्स हैं,
हम इन्हीं तक महदूद रहेंगे। पहला है कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिक्स कर दें, नतीजतन हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा। रिएक्शन आपके सामने है। अब इसका दूसरा लेक्चर माइंड में ले आए, जिसमें हमने स्टडी किया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को, और उनमें एक ऑक्साइड था N2O। इसका दूसरा नाम हमने रखा था डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के अलावा एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। एनहाइड्राइड यानी पानी निकला हुआ। किससे पानी निकला हुआ है? नाइट्रस एसिड से। अब प्रोडक्ट में नाइट्रस एसिड है, अगर इससे 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लें, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स करें, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल के बाद ये N2O3 में बदल जाएगा। और यही मैंने कहा था कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड कहने में क्या हिकमत है। दूसरा मेथड है इसका प्रिपरेशन का, बेरियम नाइट्राइट। याद रहे, इसको नाइट्रेट नहीं पढ़ना, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। तो ये बेरियम नाइट्राइट है। ये आइस कोल्ड फॉर्म में लें, यानी बर्फ़ की तरह इसको ठंडा लें या बिल्कुल बर्फ़ के साथ मिक्स कर लें। और दूसरा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी आइस कोल्ड फॉर्म में लें, निहायत ठंडी फॉर्म में लें। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फ़ेट के साथ मिल जाएगा, बेरियम सल्फ़ेट। और जो सल्फ़ेट के हाइड्रोजन आयन हैं H, ये नाइट्राइड से मिलेंगे, लिहाजा हमें 2 मोल नाइट्रस एसिड भी मिलेगा। अगर इसको रूम टेम्परेचर ही मिल जाए या इससे ज़्यादा टेम्परेचर, तो नाइट्रस एसिड फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो डिकम्पोज होकर ये क्या बनाता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। प्रॉपर्टीज़, इसके तबाई ख़वास यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं। इट ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स, ये सिर्फ नमकियात की शक्ल में, साल्ट्स की हालत में पहचाना और जाना जाता है। यानी HNO2 को, नाइट्रस एसिड को आप खालिस हालत के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसी और चीज़ में बदल जाएगा, अपनी हालत को केमिकली चेंज कर लेगा। लिहाजा इसको साल्ट फॉर्म में लेते हैं। इसके साल्ट का तज़किरा आगे आएगा, सोडियम नाइट्राइट और पोटाशियम नाइट्राइट वगैरह का। H की जगह Na लगा दें या H की जगह K लगा दें, तो इसका जो साल्ट है उसको कुछ नहीं होता, चाहे सदियां पड़ा रहे वो उस हालत में रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इट इज़ स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। हाँ, नाइट्रस एसिड अगर हमारे पास है, इसके अंदर पानी मिला के इसको काफ़ी पतला कर लें, डाइल्यूट कर लें, तो फिर कुछ ना कुछ हद तक ये क़याम पजीर रहता है, स्टेबल रहता है, टूटने से बच जाता है। रिएक्शंस, फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड एक्वस हालत में। चूँकि खालिस हालत में तो ये ज़्यादा देर ठहर ही नहीं सकता, पानी के अंदर हमने इसको मिलाया हुआ, एक्वा वाटर को कहते हैं। ये पानी के अंदर भी खुद ब खुद डिकम्पोज होके नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा। प्रोडक्ट में आप फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं HNO3, पहला प्रोडक्ट जो है नाइट्रिक एसिड। इसके साथ नतीजतन हमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO और वाटर मॉलिक्यूल्स मिले वेपर हालत में। इस रिएक्शन को आप समझ लें, क्योंकि ये रिएक्शन आगे बहुत सारे रिएक्शंस की बुनियाद फराहम करता है। ये आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर मौजूद हैं
2 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड। आप समझ लें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बदल गए 2NO में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड में, साथ पानी बना और साथ नेसेंट ऑक्सीजन, नौज़ायदा एटॉमिक ऑक्सीजन। अब इसी रिएक्शन को रिएक्शन नंबर 1 के ऊपर अप्लाई करें। रिएक्शन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 3 मोल्स हैं नाइट्रस एसिड के। आप मोल्स की बजाय मॉलिक्यूल लें समझने की खातिर। 3 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रस एसिड के। उन 3 में से 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बदल जाएंगे किस में? 2NO में। 2NO यहाँ सर्कल के अंदर भी लिखा हुआ है और रिएक्शन नंबर 1 के प्रोडक्ट में सेकेंड प्रोडक्ट भी 2NO है। और सर्कल के अंदर जो 2NO के साथ लास्ट पे मौजूद है या उसके साथ सेंटर में मौजूद है, दैट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप रिएक्शन नंबर 1 के अंदर भी देखें 2NO के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी एक मौजूद है। और जो साथ नेसेंट ऑक्सीजन थी ये तीसरे बचे हुए नाइट्रस एसिड HNO2 से मिलेगी और उसको HNO3 में बदल देगी। एक बात याद रखें, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नौज़ायदा एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये वेरी वेरी रिएक्टिव होती है। अब रिएक्शन नंबर 1 की जो पूरी स्कीम है या केमिस्ट्री है वो हमारे माइंड में आ गई। रिएक्शन नंबर 2, जो नाइट्रस एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर को रिकॉल करें। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और ख़ुद रिड्यूस हो जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। हम इसको प्रूव करने के लिए चंद रिएक्शन लिखने हैं, मगर हम टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि FSC लेवल में टेक्स्ट बुक ही एथेंटिक और फाइनल होती है। बाहर जाएंगे तो आपके लिए बिला वजह से चीज़ें मुश्किल होंगी जिसका एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा नहीं। तो नाइट्रस एसिड ने हाइड्रो आयोडिक एसिड से HI से या दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट किया और इसको वाटर में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और फ्री आयोडीन में बदल दिया। HI के अंदर आयोडीन पे क्या चार्ज है? -1 और प्रोडक्ट की फ्री आयोडीन पे क्या है? 0। तो आयोडीन का जो नेगेटिव चार्ज था वो चला गया यहाँ से। कौन ले गया? नाइट्रस एसिड। आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन का निकलना आयोडाइड की ऑक्सीडेशन है। HI की ऑक्सीडेशन हुई और HI के अंदर आयोडाइड की और वो आयोडीन में बदल गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन की किसने? नाइट्रस एसिड ने। तो नाइट्रस एसिड को लामहला तौर पर यहाँ पे रिड्यूस होना होगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन कबूल करना होगा जो इसने HI के आयोडाइड से निकाला है। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में नाइट्रस एसिड के नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब प्रोडक्ट में देखें नाइट्रिक ऑक्साइड के नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया जो HI के आयोडाइड ने दिया था, और आयोडाइड चूँकि 2 थे और हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रस एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन हैं और हर नाइट्रोजन ने एक और एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया और दोनों नाइट्रोजन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे वो 2 नाइट्रोजन में बदल गए और प्रोडक्ट के दोनों नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रस एसिड सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में और इट सेल्फ रिड्यूस होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कलरलेस गैस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी नाइट्रस एसिड का नाइट्रोजन जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हामिल है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो सल्फ़र है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हामिल है, लेकिन H2SO4 का जो सल्फ़र है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ज़बानी तौर पर। तो सल्फ़र ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए और नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कबूल किया और +3 से +2 में बदला, मगर नाइट्रोजन 2 हैं, हर नाइट्रोजन 1 और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो +3 से कोरस्पॉन्डिंगली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बदल जाएगा। नाइट्रस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में स्टेनस क्लोराइड के स्टेनस को यानी टिन को स्टेनिक क्लोराइड में बदल देता है। टिन Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 हो तो स्टेनस, +4 हो तो स्टेनिक। ये आप देख सकते हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की रिएक्टेंट में नाइट्रस एसिड के अंदर +3, प्रोडक्ट के अंदर +2 और Sn +2 से +4 के अंदर चेंज हो जाएगा। और HCl जो है इसके क्लोराइड स्टेनस से जब ये स्टेनिक के अंदर बदलेगा तो इसको क्लोराइड प्रोवाइड करेंगे। और मज़ीद जो नाइट्रस एसिड से ऑक्सीजन लिबरेट होगी उसको H पॉजिटिव प्रोवाइड करके वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है 3 पे। नाइट्रस एसिड रिएक्शन नंबर 2 के बरअक्स अमल भी करता है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। पोटाशियम पर मैंगानेट जो कि एसिड मिला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स्ड है, इसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैंगानेट कहते हैं। KMnO4 पोटाशियम पर मैंगानेट, सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ, एसिडिफाइड। इसको मिक्स किया है नाइट्रस एसिड के साथ, नतीजतन प्रोडक्ट हमें मिला पोटाशियम सल्फेट, साथ इसके मैंगानीज सल्फेट, साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स और एंड पे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड में बदल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की नाइट्रस एसिड में +3 है, जबकि प्रोडक्ट के नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रिक एसिड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो गोया इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और नाइट्रोजन कुल यहाँ पे कितने हैं? 5। हर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन दिए 5 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रस एसिड ने। अब पहले रिएक्टेंट को आप देखें KMnO4, इसमें जो मैंगानीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जिसको आप चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को पढ़ा था, वो आपके ऑलरेडी माइंड में। और ये प्रोडक्ट में बदल रही है, वाइट कलर का है MnSO4। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और मैंगानीज़ की यहाँ पे होगी +2। तो मैंगानीज़ +7 से +2 में जा रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कबूल करता है। मगर नाइट्रोजन, 5 नाइट्रोजन ने नाइट्रस एसिड के अंदर जो हैं उन्होंने तो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन दिए थे, और मैंगानीज़ तो 5 ले रहा है, मगर मैंगानीज़ यहाँ पे 2 हैं। हर मैंगानीज़ 5 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो 2 मैंगानीज़ 10 इलेक्ट्रॉन ले रही है। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि जो नाइट्रस एसिड है ये पोटाशियम पर मैंगानेट के कलर को डीकलराइज कर देता है, यानी कलर को रिमूव कर देता है। पोटाशियम पर मैंगानेट का कलर होता है पर्पल। मैंने यहाँ पे एक पर्पल का लाइट शेड बना दिया, वैसे ये डार्क शेड होता है, डार्क शेड बनाता तो यहाँ आपको इस स्लाइड पे नज़र ना आता। जामनी कलर था, जो ही उसके अंदर नाइट्रस एसिड आप लोगों ने पास किया, इसका कलर गायब हो गया। मैंगानीज सल्फेट में आपको ये वाइट फॉर्म में नज़र आ रहा है। असल में KMnO4 का कलर था और मैंगानीज सल्फेट का कोई कलर नहीं होता। वहाँ मैंगानीज था और यहाँ भी मैंगानीज है, लेकिन अक्सी रिड्यूस होने के बाद इसका कलर ख़त्म हो गया। सेकंड एग्जांपल है ब्रोमीन।
इसके साथ नाइट्रस एसिड और पानी मिक्स किया गया। पानी मिक्स किया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द नाइट्रस एसिड गिव्स अस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज नाइट्रिक एसिड। वही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं नाइट्रोजन के, तो वो कहाँ जाएंगे? ब्रोमीन रिएक्टेंट में जो है वो फ्री हालत में है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। प्रोडक्ट में ये ब्रोमाइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ब्रोमीन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के अंदर, तो हर एटम ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तरीके से 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये फ्री स्टेट से 0 स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। ब्रोमीन का कलर भी डीकलराइज हो जाता है नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन से ये कलरलेस हो जाता है। तो आप यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। एक तो ये है, क्वेश्चन अक्सर बेशर पूछा जाता है, जस्टिफाई दैट नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके इसके 2 रिएक्शन या कम से कम एक रिएक्शन ज़रूर लिखना आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन के गिर्द रिवॉल्व करती है और इसके कुछ चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है, जस्टिफाई दैट नाइट्रस एसिड डीकलराइजेस द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड ब्रोमीन वाटर, या इट इज़ अ डीकलराइजिंग एजेंट। तो इसमें भी आप रिएक्शन नंबर 3 के तहत जो 2 रिएक्शन लिखे गए हैं, इनको आप लिखना आपको आना चाहिए और ये चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप इसकी काविश करेंगे। लास्ट पे हम स्टडी करेंगे 2 रिएक्शंस। तो इसमें से फर्स्ट है रिएक्शन नंबर 4, जिसका पहले भी मैं रेफरेंस दे चुका हूँ कि नाइट्रस एसिड जो है वो अपनी साल्ट की हालत में स्टेबल होता है। यहाँ नाइट्रस एसिड, चूँकि ये एसिड है, इसको बेस के साथ मिला है NaOH, तो इसमें पानी बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और दूसरा डेफिनेटली साल्ट बनेगा। पानी बन गया, बकिया चीज़ों को मिला लें, H और OH को निकाला, तो इसके बकिया चीज़ NO2 नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव आ गया, सोडियम नाइट्राइट। अगर इसको कहा जाए कि कास्टिक सोडा की बजाय कास्टिक पोटाश के साथ रिएक्ट कराएं, तो आप KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, जस्ट Na को K के साथ रिप्लेस करते जाएंगे, बाकी सारा रिएक्शन यही है। बहरहाल सोडियम नाइट्राइट और पोटाशियम नाइट्राइट ये स्टेबल फॉर्म्स हैं, स्टेबल साल्ट्स हैं नाइट्रस एसिड के। और आखिरी है हमारे पास नंबर 5। इसमें 2 रिएक्शन हमने पढ़ने हैं और इसको थोड़ा समझना है। ये चीज़ आगे चल के भी चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमें हेल्पफुल होगी, तो इस बात को आप याद रखेंगे। नाइट्रस एसिड को यूरिया के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। NH2 को अमाइनो ग्रुप कहते हैं, ये मौजूद है। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर आप यूरिया को देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड विद O, और ये कार्बन एक तरफ NH2 से कनेक्टेड है और इसकी 4th वैलेंसी दूसरे NH2 के साथ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों सेम हैं और दोनों अमाइंस हैं या अमाइनो ग्रुप हैं। नाइट्रस एसिड जब किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन हो, तो ये उसके फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ नाइट्रस एसिड अपना नाइट्रोजन मिला के
सबसे पहले नाइट्रोजन बनाएगा। मैंने बुक से उलट तरतीब लिखी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, यहाँ भी और चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी। सबसे पहले आप नाइट्रस एसिड के नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन होंगे इनको मिला के N2 बनाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो 2 नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रस एसिड के अंदर तो 1 था। हमें हर सूरत के अंदर इन्हें पूरे नंबर के साथ, होल नंबर के साथ लिखना है, लिहाजा हमें रिएक्टेंट में नाइट्रस एसिड का कोफिशिएंट भी 2 लगा दिया। यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गए और यूरिया के अंदर भी 2 नाइट्रोजन, तो प्रोडक्ट में 2N2 मिल गया। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वगैरह हों, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, CO जो है वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो मेन चेन है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें NH2 है। इसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन्स को मिला के नाइट्रस एसिड के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं इनको मिला के वाटर बनाया जाता है। सेकंड पोजीशन पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं उनको बना दें, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 2 हाइड्रोजन हैं NH2 में और 2 हाइड्रोजन दूसरे NH2 में, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रस एसिड में हैं, तो कुल 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और ये 3 ऑक्सीजन्स के साथ मिल के 3H2O बनाएंगे। और तीसरे नंबर पे बकिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, और इन फंक्शनल ग्रुप और नाइट्रस एसिड से अगर कोई चीज़ बच जाती तो ये भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बचे हुए हिस्से के साथ अटैच्ड होती, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। आखिरी रिएक्शन है हमारे पास, नाइट्रस एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद एनिलीन या अमाइनो बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन था, उसके हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह NH2 लगा दिया। तो ऊपर वाली स्कीम को आप अप्लाई करें, देखें आप इस तरीके से क्रैमिंग से बच जाएंगे, रट्टे से आपका छुटकारा मिल जाएगा आपको। एक नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनिलीन NH2 से आया और दूसरा नाइट्रोजन HNO2 से आया। यहाँ HNO2 का कोफिशिएंट हमने 2 नहीं लिखा क्योंकि हमारे नाइट्रोजन पूरे हो रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनिलीन और एक नाइट्रस एसिड से, तो N2 बन गया। दूसरी चीज़ ये है कि N के अलावा बकिया क्या है फंक्शनल ग्रुप में, मेन चेन को, बेंजीन वाले हिस्से को नहीं रिएक्ट कराना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कोई भी नहीं, और नाइट्रस एसिड के अंदर 1 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैक्सिमम 1 वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए 1 हाइड्रोजन कम है, लिहाजा उसको हम यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं लिख सकते, 1 वाटर मॉलिक्यूल बच गया, बन गया। अब बच क्या गया, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बचे हुए हिस्से के साथ अटैच्ड हो जाएगा और ये फिनोल बनाता है C6H5OH, जिसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। बेंजीन का वो हिस्सा जहाँ से अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ था वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि नाइट्रस एसिड जब भी किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, तो फिर नाइट्रस एसिड का नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन से मिलके सबसे पहले N2 बनाएगा और पीछे N नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी, सारे नाइट्रोजन N2 की हालत में दोनों से रिमूव हो जाएंगे, नाइट्रस एसिड एज वेल एज फ्राम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे नंबर पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फंक्शनल ग्रुप से तो हाइड्रोजन वगैरह आप ले सकते हैं, बकिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें आप शामिल नहीं करेंगे, और एंड पे बकिया जो चीज़ें बच जाएंगी नाइट्रस एसिड और अमाइनो ग्रुप से, अगर कोई चीज़ बचती है
तो उसको बचे हुए फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच्ड करेंगे। अगर कुछ नहीं बचती तो उसके साथ अटैच नहीं करेंगे, जो फाइनल बच जाएगा उसको लिखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।